हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक जितनी भी चीजें आप लोगों को हमने बताई वो सारी चीजें लगभग आपको समझ में आ गई होंगी और धीरे धीरे हम लोग आपके इस चैप्टर को भी क्लोज करने के सबसे ज्यादा नियरेस्ट आ चुके हैं। यानी कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ऐसे हैं जिसके से अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सारे फॉर्मूले के बारे में एक एक करके अगर हम आपको बताते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपके फुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपका आता है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि आपका HV इज इक्वल टू HV0। ठीक है, यहां पर आपका HV0 की अकॉर्डिंग ये चलता है और प्लस हाफ mv स्क्वायर यानी कि मोमेंटम के रेफरेंस में ये अपना आगे पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद आपका आता है क्या, प्लांक्स कांस्टेंट थ्योरी। तो दूसरा हो जाता है आपका प्लांक, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट थ्योरी या फिर प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी के लिए फॉर्मूला हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हम लोग बात करते हैं क्या कि E एप्सिलॉन किसके साथ में, तो जो आपका E होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, तो वह आपका E VE के साथ में होता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, आपका HV कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो आपका H होता है तो H क्या आता है, H इज इक्वल टू आपका प्लांक कांस्टेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग सारे आपके जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में आपके कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग इसके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आपका प्लांक कांस्टेंट थ्योरी होती है वो क्या होती है कि E प्रोपोर्शनल टू EV इज इक्वल टू HV, जहां पर H जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी, H इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10 पावर -24 जूल होती है। अब बात आती है किसकी, तीसरा वाला, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, अब डी ब्रोगली इक्वेशन आपका क्या कहता है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन आपका क्या कहता है कि आपका लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv हो जाता है और इसी को हम लोग H बाई P के ही भी अकॉर्डिंग इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर जो होता है वो आपका क्या होता है कि वेयर P इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इज इक्वल टू mv, आराम से इसको कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक, अब चौथा आता है आपका हाइजेनबर्ग असोसिएटिव प्रिंसिपल्स के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया था, तो हम लोग क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के लिए हम लोग फार्मूला क्या रखते हैं, तो ये हो जाता है आपका डेल एक्स डॉट डेल पी, डेल एक्स अपॉन डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल H बाई 4 पाई। ठीक है, तो डेल एक्स अपॉन डेल पी इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल H बाई 4 पाई। इसी का वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं कि आपके हाइजेनबर्ग असोसिएटिव प्रिंसिपल को ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि कोई भी आपका हाइजेनबर्ग असोसिएटिव प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपके किसी भी लार्ज सर्कुलर सेल में अगर मूव कर रहा है तो उसके मूव करते समय उसके प्लेस और उसके डायरेक्शन का एक साथ हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कहां पर घूम रहा है। लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर का अगर हम लोग को कह दिया जाए कि इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल के दे तो हम लोग क्या कहते हैं कि mvr इज इक्वल टू अंडर रूट L प्लस 1 H बाई V।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका h/v आप कर लीजिए, चाहे इसको h/v की जगह पर आप डायरेक्टली h/2 भी रख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका एम्बियर इज इक्वल टू l ब्रैकेट में l+1 h/2 ये क्या रहता है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम नंबर हो जाता है। ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए मैंने आपको बता दिया था कि किसका इस्तेमाल करना है। तो ये आपके 5 फार्मूले हैं जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप लोगों को करना है आपकी इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा अगर आप अगर आपके पास कोई भी अदर फार्मूले के ऊपर अगर आपके साथ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसके बारे में हम लोगों ने कहा था। अब यहाँ पर एक चार्ट बना करके मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर जल्दी पूछ दिया जाता है कि जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर n l m की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर यहाँ से कहा जा रहा है कि n = 0, l = 0, m = 0, ठीक, n = 1, l = 0, m = -1, या फिर इसको 0 ही रखिए भी। इसके बाद फिर n = 2, l = 3, m = -1, और इसके बाद फिर आपका कहा जा रहा है कि n = 3, l = 2, m = -2। इनमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज पॉसिबल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो आपको मैंने बताया था क्या कि जो आपकी n की वैल्यू होती है वो हमेशा 1, 2, 3, 4 एज पॉसिबल होती है, यानी कि आपका l = 0 कभी नहीं हो सकता। तो अगर आपका n = 0 कभी नहीं हो सकता तो ये क्या हो जाता है आपका नॉट पॉसिबल। क्या ये क्वांटम पॉसिबल है? तो ये आपको क्वांटम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब n = 1, l = 0, m = 0, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ये। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉसिबल हो जाएगा। n = 2, l = 3, m = -1, तो आपका l = क्या होता है 0 to n-1 होता है। कभी भी जो l की वैल्यू है वो ना तो n के इक्वल हो सकती है और ना तो n से ग्रेटर हो सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका नॉट पॉसिबल। ठीक है। n = 3, l = 2, m = -2 पॉसिबल है। ठीक है। तो ऐसे एक चार्ट बना करके आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पॉसिबल। तो आपको बताना होगा कि इस क्वांटम के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऐसा है जो पॉसिबल हो सकता है और कौन कौन सा ऐसा है जो पॉसिबल नहीं हो सकता। आप आसानी से उसको देख करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग और क्या पूछ सकता है। तो अगला हम लोग देखें क्या कि अगर आपका लिखा हुआ है x और उस x के पास में यहां पर लिखा हुआ है a, यहां पर लिखा हुआ है b, यहां पर लिखा हुआ है c और यहां पर लिखा हुआ है d। तो यहां पर x = ये कह रहा है कि ये कोई ना कोई एटम है। ठीक है। इसके बाद फिर अगर लिखा हुआ है a, तो a का मतलब है कि ये उसका एटॉमिक नंबर है। अगर b लिखा हुआ है तो वो उसका एटॉमिक मास है। c है तो वह उसका चार्ज होगा, उसके ऊपर किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। और अगर d है तो वो है आपका नंबर ऑफ एटम। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये अगर ऐसा कुछ कहे तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्वेश्चन क्या होता है। तो कल के वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें तो वह क्या क्या सेटिंग हो सकती है या फिर क्या क्या चेंजिंग हो सकती है। सो लेट्स चेक। चलिए देखिए क्या क्या आ रहा है आपका। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे क्या अगर आपसे कह दिया जाए कि Cl17 माइनस चार्ज कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा जब कभी भी ऊपर माइनस चार्ज लगा हो तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, अगर प्लस चार्ज लगा हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा। माइनस चार्ज कितना है 1 माइनस चार्ज, तो 17 + 1 = 18 इलेक्ट्रॉन, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी जगह पर अगर कह दिया जाए कि Na11 प्लस चार्ज और यहां पर कह दिया जाए कैलकुलेट
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका Na कितना दिया है 11, तो 11 माइनस 1 क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब एक घट जाएगा, इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। चेक कर सकते हो आप लोग, यही आएगा, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है वो भी देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि 4s2 कैलकुलेट एटॉमिक नंबर। यहां पर सीधे सीधे आपसे कर दिया क्या 4s2 उठा करके दे दिया और इसके साथ कह रहा है क्या कि इसका एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट कीजिए। तो एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपका वही क्या कहते हैं कि आबा रूल आप यहां पर फॉलो कर लीजिए। आबा रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो 10 और 10 टोटल 20, यानी कि ये CA है, चेक कर लो, ठीक है। तो CA यानी कि कैल्शियम, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग से कुछ भी ऐसा उठा करके पूछ दे कि 4 इलेक्ट्रॉन 4 3 इलेक्ट्रॉन आफ्टर, कुछ भी करे तो उसमें टेंशन लेने की बात आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर, ऐसे कह दिया जाए कि दिया हुआ है आपका 4 3D, ठीक है। 4D अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो सीधे सीधे आप लोग रखते हो 3D 5। तो अब आपसे कह दिया है कि इन 3D 5 कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कह दिया है कि कैलकुलेट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब आपसे कहा गया है कि 3D 5 में आपको कैलकुलेट एटॉमिक नंबर करना है, यानी कि एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करना है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 24 और 25, ठीक है। क्योंकि हमको ये नहीं बताया गया कि यहां पर इसके पहले क्या है। अगर ये समझ लीजिए कि इसके पहले अगर 4s1 होता तो वो हो जाता आपका 24, और अगर यहाँ पर 4s2 होता तो वह हो जाता आपका 25। कैसे, दोनों को देख लीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 24 के लिए क्या आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d5, और 25 के लिए क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। देख लीजिए लास्ट में दोनों में 3d5 है। तो अगर यहां पर आपको पहले का इलेक्ट्रॉन डिफाइन ना किया हो कि 4s1 के लिए पूछ रहा है या फिर 4s2 के लिए पूछ रहा है, तो आप उसके लिए दोनों बताएंगे कि 24 का भी है और 25 का भी है। जैसे ही अगर उसने कह दिया होता है कि 4s1 3d5 के लिए बताओ, तब ये आपका 24 के लिए हो जाता, और ये कह देता 4s2 3d5 के लिए बताओ, तो ये आपका 25 हो जाता। सेम के साथ तो वही आता है कि अगर वो आपका 4s1 3d9 के लिए पूछेगा तब वो आपका 29 होगा 3d10 के लिए, और अगर वो आपका 4s2 3d10 के लिए पूछेगा तो वो आपका 30 के लिए हो जाएगा। डायरेक्टली अगर आपके वो 3d10 के लिए पूछता है तो वह आपका या तो 19 का है, या तो फिर वो 29 का है, या फिर वो 30 का है, ठीक। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, कहां पर वो एक्सेप्शन के केस को लेकर के जा रहा है, कहां पर वो नॉर्मल केस को लेकर के जा रहा है। सो बी आइडेंटिफाइड। और अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज अगर बची हो तो आप हमको जरूर लिख दीजिएगा। मेरे पास जो प्रेजेंट टाइम की जो क्वेरीज आई हैं उनको मैं आपको बता देता हूं, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में कंडक्ट करने वाला हूं और उनको मैं बता देने वाला हूं। तो अगर आप चाहो तो मेरे पिछले वीडियो को उठा करके आप उसको एक बार देख लो कि क्या क्या आपके पास है, और जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो आपको समझ में आ चुका है कि नहीं। तो हमसे अभी तक पूछा गया है पहला चीज की ऑक्टेट रूल को एक बार फिर से डिफाइन कर दूं मैं, ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो हमसे क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो मैं ऑक्टेट रूल को डिफाइन कर दूं, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ऑक्टेट रूल को एक बार फिर से डिफाइन कर लेंगे। दूसरी चीज हमसे कहा गया कि हुन्स रूल को एक बार फिर से मुझे डिफाइन करने के लिए कहा गया है। तो हुन्स रूल को भी मैं अगले बार वीडियो में एक बार फिर से डिफाइन करूंगा। और तीसरा है आपका आफ्बर रूल।
ठीक है, अबव प्रिंसिप। ये 3 टॉपिक मुझे अगले वीडियो के लिए कही गई है कि मैं इन तीनों को फिर से डिफाइन करूं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ऑक्टेट रूल, हुंस रूल और अबव रूल आपको मैं डिफाइन करने वाला हूं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमको जरूर लिख दीजिएगा कि इनके अलावा आपको और कौन कौन से टॉपिक्स बताने हैं, तो मैं उसको आपको बता दूंगा। तब तक आप लोग घर पे अपना ख्याल रखिएगा। जो भी मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है उसको सही प्रकार से वॉच कर लीजिएगा और उनके वॉच करने के बाद कंप्लीटेड लिख करके मुझे एक पर्सनल मैसेज आप लोग सेंड कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इन 3 टॉपिक्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं रही तो हम लोग अगले चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरीज रही तो उसको पहले सॉल्व किया जाएगा। सो टेक केयर।